नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया विल हिंदी और मैं हूं दिलीप खान। देश में लाखों की तादाद में मजदूर आज भी पैदल अपने अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। लगातार चल रहे हैं। वो 25 मार्च से लेकर अब तक ये सिलसिला थमा नहीं है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद जो प्रवासी मजदूर हैं वो शहर में, जिन शहरों में वो काम कर रहे थे, वहाँ पर जब उनके जीने खाने रहने की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई तो तमाम इस तरह की सहूलियतों के बावजूद कि सरकार ने ट्रेन की सुविधा दी, बसें चलाई गई, लेकिन उनकी वो सुविधाएं, सरकार की सुविधाएं जब मजदूर तक या तो नहीं पहुंची या फिर उनको उस प्रोसेस का बहुत पता नहीं चला या फिर वो वाकई उस स्ट्रेस की स्थिति में पहुंच गए जब उनके लिए पैदल घर चलने के अलावा, जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा। तो लगातार ये देश के अलग अलग शहरों से इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। मैं आज ये तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा, इस तरह की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह ट्रॉली घसीटते हुए, ट्रॉली पर बच्चे को रखते हुए कोई महिला सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जिसमें खाने के पैकेट पर किस तरह दर्जनों लोग एक साथ झपट्टा मार रहे हैं एक एक बिस्किट के लिए, एक एक छोटे छोटे खाने के जो सामान होते हैं उसके लिए मजदूरों में अफरा तफरी मची हुई है। तो इन हालात के बीच जब देश में मजदूरों के पैदल चलने का सिलसिला लगातार जारी है, आपको याद होगा कि 8 मई को औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल पटरियों पर कट के कई मजदूरों की मौत हो गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरिम एप्लीकेशन दायर की गई। उस एप्लीकेशन में ये मांग की गई, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता थे अलख आलोक श्रीवास्तव, उन्होंने ये मांग की सुप्रीम कोर्ट से कि अदालत ये निर्देश दे, देश के जितने डीएम हैं, जितने कलेक्टर हैं, उन कलेक्टर्स को ये निर्देश दे कि उनके ज़िले से जब ये मजदूर गुजर रहे हैं तो वो कलेक्टर इस बात को सुनिश्चित करे कि वो मजदूर, उनके पास जो बुनियादी खाने पीने रहने की सुविधा हो, वो सुविधा तो बहाल हो ही हो, साथ में वो जिन जगहों के लिए, गंतव्य के लिए रवाना हुए हैं उसको वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था डीएम सुनिश्चित करवाए। इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्यों का जो खंडपीठ है वो सुनवाई कर रहा था। उसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव थे, जस्टिस एस के कौल थे, उसके बाद बी आर गवई थे। तो 3 जो जज थे, उन जजों ने जो टिप्पणी की और साथ में जो सरकारी वकील थे, जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने जो पक्ष रखा, मैं आपको वहां से बातचीत शुरू करके समझाऊंगा इस स्लाइड में कि देश में अब तक कितने मजदूरों की मौत हुई है, कितने लोग लॉकडाउन की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, उसको जो अभी लगातार पिछले 2-3 दिनों से निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो लगातार जो समझा रही है एक एक करके सेक्टर वाइज, उसमें क्या एलोकेट किया गया है मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, रेडी पटरी लगाने वालों के लिए, किसानों के लिए, मैं उसकी भी बात करूंगा, क्या वो कितने सफिशियंट है। इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस लाइव को देख सकें। तो हम आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से शुरू करते हैं कि इस दौरान जब इस याचिका पे जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई और अदालत ने क्या कहा। मसलन जब मैंने कहा कि वो डीएम को या निर्देश देने की बात कही गई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-3 टिप्पणियां की वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के लिए ये मॉनिटर करना कि देश के सभी जिलों में डीएम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये अदालत के लिए मॉनिटर करना नामुमकिन है। इसलिए अदालत, ये जो पूरा मामला है ये राज्यों का सब्जेक्ट है और राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से तय करें। एक तरह से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं लगातार, सुप्रीम कोर्ट के इस पूरी टिप्पणी में भी वो नोशन जाहिर होता है कि राज्य सरकारें अपनी अपनी व्यवस्था करें। सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े स्केल में मजदूरों की स्थिति को मॉनिटर करने की हालत में नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि उनको कैसे, अदालत को कैसे पता चलेगा कि कौन लोग पैदल चल रहे हैं, कौन लोग नहीं चल रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि हम किसी को कैसे पैदल चलने से रोक सकते हैं। इस तरह की 2-3 टिप्पणियां आई। उसके बाद जो केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था कर दी गई है, सरकार ऑलरेडी मदद कर रही है। जितने स्ट्रैंडेड मजदूर हैं, जितने माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं, जितने प्रवासी मजदूर हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, सरकार कर रही है। लेकिन जिन लोगों में सब्र नहीं है, जो लोग अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, वही लोग पैदल निकल के जा रहे हैं। और तुषार मेहता ने इस दौरान एक और महत्वपूर्ण बात कही। तुषार मेहता ने कहा कि अगर
इन लोगों को रोका गया, तो ये जो बल प्रयोग होगा ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। मतलब कि ये दांव उल्टा पड़ सकता है सरकार पे, और जिस फायदे की बात कही जा रही हो सकता है कि इसका नुकसान उठाना पड़े। तो ये बल प्रयोग की बात जो अभी कर रही है कि सरकार बल प्रयोग नहीं करेगी, तो मजदूरों को क्या स्वतः स्फूर्त तरीके से ये जो पैदल पलायन कर रहे हैं, इसमें दो पहलू आते हैं। पहला, क्या ये अभी जो लॉकडाउन के बाद जो कानून लागू किया है सरकार ने, क्या उस कानून का अगर मैं कानूनी तौर पे बात करूं, मैं मजदूरों की तरफ से अभी जो इश्यूज आ रहा है ह्यूमैनिटेरियन एंगल पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी इसलिए मैं कानूनी पहलू बता रहा हूं कि क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है, क्या सरकार को अपने कानून को इन्फोर्स करने के लिए ही सही, क्या इन मजदूरों को या तो फैसिलिटेट करे, जैसा कि बात अभी 1 तारीख से 1 मई से कई जगहों पे जो स्पेशल ट्रेन है, ट्रेन चलाने की सुविधा बहाल की गई। क्या ये जो मजदूर पैदल चल रहे हैं, सरकार के मुताबिक जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है उसका ये उल्लंघन नहीं है? क्या अपने कानून को लागू करवाना सही तरीके से वो बल प्रयोग है? और दूसरा पहलू है जो अगर मजदूरों के एंगल से हम देखें, तो जो मजदूर अगर आप मान लीजिए स्वतःस्फूर्त तरीके से मजदूरों को चलने के लिए आपने छोड़ दिया, सरकार ने छोड़ दिया कि चलो जहां जाना है तुमको जाओ, सैकड़ों किलोमीटर चलो, तो ऐसे मजदूरों को जो पुलिस बार बार पीट रही है, बार बार ऐसे पुलिस मजदूरों पर जो बल प्रयोग कर रही है, वो बल प्रयोग किस श्रेणी में आएगा? सरकार तो कह रही है कि हम बल प्रयोग नहीं करने वाले हैं, तो ये जो मजदूरों को पीटने का बल प्रयोग है, उस बल प्रयोग पे सरकार एक तरह से खामोश तरीके से रजामंदी जाहिर कर रही है। लेकिन अगर उनको फैसिलिटेट करके उनको अपने अपने घर भेजने की बात अदालत में कही जाती है, तो सरकार की तरफ से तुषार मेहता कह देते हैं कि हम बल प्रयोग नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात बहुत इसमें जरूरी है जो आपको समझना चाहिए कि 1.5 महीने पहले चलिए, आज से ठीक 1.5 महीने पहले 31 मार्च को सुनवाई चल रही थी, जब लॉकडाउन पहला लागू हुआ था। उसके 5-6 दिन बाद, जब लॉकडाउन के 2-3 बाद ये क्राइसिस लगा कि ये बड़ी क्राइसिस में तब्दील हो रही है और देश के कई बड़े शहरों से लाखों की तादाद में मजदूर पैदल अपने अपने घरों की तरफ बढ़ने के लिए निकल पड़े। तो उस दौरान 31 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, इसी इशू पे सुनवाई चल रही थी, तो यही तुषार मेहता थे जिन्होंने अदालत में ये कहा कि अब एक भी मजदूर ऐसे नहीं बचे हैं जो सड़कों पे हो। जो सड़कों पे थे उनको हम या तो राहत शिविर में पहुंचा चुके हैं, या उनको उनके घर भेजा जा चुका है, या उनको घरों में ही रहने के लिए कन्विंस कर दिया गया है, और उनको पर्याप्त जो राहत सामग्री है, खाना पानी, इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो उनको दी जा रही है। और अदालत में कह दिया कि एक भी मजदूर 31 मार्च 2020 को आज की तारीख में सड़क पे नहीं है। 1.5 महीने गुजर गए, आप लगातार देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में मजदूर निकल रहे हैं और लगातार उनकी जान जा रही है। कुछ मजदूर पहुंच जा रहे हैं अपने अपने घर, और घर पहुंचने के बाद उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है नहीं है उस पर मैं आज बात नहीं करूंगा, लेकिन कई सारे मजदूर हैं जो घर नहीं पहुंच पा रहे हैं और रास्ते में दम तोड़ दे रहे हैं। कई मजदूरों का जो कि दुर्घटनाओं में मौत हो जा रही है, कई मजदूर रेल पटरियों पे कट जा रहे हैं, कुछ को बस कुचल जा रही है, और कुछ लोग भूख प्यास और डिहाइड्रेशन की वजह से रास्ते में दम तोड़ दे रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 29 मार्च से एक रिसर्चर ने, अमेरिकन यूनिवर्सिटी की रिसर्चर है, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है अलग अलग राज्यों से, जो इस तरह की लॉकडाउन की वजह से, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हो कि खाने पीने के लिए सामग्री नहीं मिल रही है और दबाव में आके किसी ने सुसाइड कर लिया हो, या फिर जो सड़कों पे लोग गुजर रहे हैं, चल रहे हैं, उनकी किसी वजह से मौत हो गई हो। ऐसे लोगों की तादाद एक नहीं दो नहीं बल्कि 419 है, 418 है। ऐसे 418 लोगों की जान, 2 दिन पहले का ये डेटा है, इतने लोगों की मौत हो चुकी है। और इनमें से 47-46 वो लोग हैं जिनकी मौत की वजह या तो भूख है या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिसके चलते उन लोगों के पास खाने पीने इन सब चीज़ों की व्यवस्था लगातार ख़त्म होती चली गई और उनके पास मौत, सुसाइड करने के अलावा और कोई कारण नहीं दिखा। आपको 2-3 केस याद होगा कि एक 12 साल की लड़की तेलंगाना से छत्तीसगढ़ के लिए निकली थी, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के आई, लेकिन अपने गांव से 11 किलोमीटर पहले जब घर नजदीक आ गया उस बच्ची की मौत हो गई। उसी तरह झारखंड का एक केस था जो गढ़वा जिले का केस था, उसमें 70 साल की एक बुजुर्ग महिला
3-4 दिनों से उन्हें खाना नहीं मिला था, भूखी प्यासी थी और भूख की वजह से उनकी मौत हो गई। इस तरह के कई सारे केसेस हैं जो आपको लगातार मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन जो टोटल कंपाइलेशन है, 418 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी पीयूष गोयल ने कल कहा कि अभी इस मुल्क में सरकार ने इस बात को सुनिश्चित कर दिया है कि एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रह रहा है, भूख से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हो रही है। सरकार ने दावा कर दिया। सरकार की दावेदारी के बावजूद हम जो ये तस्वीर देख रहे हैं, आप जो तस्वीर देख रहे हैं, सरकार उस पर से आंखें मूंदी हुई है और सरकार लगातार ये क्लेम कर रही है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। डेटा क्या कहता है? मैं आपको 2 सर्वेक्षण का हवाला देता हूं। एक तो मैंने ये बताया, 2 सर्वेक्षण और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सर्वेक्षण है जिसको कई सारे संगठनों ने मिलकर, कई एनजीओज ने, कई और जो सिविल राइट्स संगठन है उन लोगों ने मिलकर जो सर्वे रिपोर्ट जारी की है। उसमें कई सारे संस्थाएं हैं, प्रधान है, BAIF है, साथी है, ग्रामीण सहारा है, एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट, इस तरह के कई सारे जो संगठन हैं, इन संगठनों ने मिलकर एक डेटा रिलीज किया है जो 5000 जो ग्रामीण घर है, परिवार है, उन घरों का डेटा है। और ये 12 राज्यों का डेटा है जिनमें असम है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। इस तरह के 12 राज्यों के 5000 परिवारों का सर्वेक्षण किया और इस सर्वेक्षण से जाहिर हुआ है, पता चला है कि 50% लोग, आप इस आंकड़े को ध्यान से सुनिए, 50% लोगों ने जो खाने की संख्या थी, यानी अगर दिन में 3 बार खा रहे हैं, कम मात्रा में भी खा रहे हैं, या 4 बार खा रहे हैं, उसकी संख्या कम कर दी। यानी अगर 3 बार खा रहे हैं तो 2 बार कर दी, जो 2 बार खा रहे थे वो 1 बार खा रहे हैं। आधे लोगों ने, 50% लोगों ने, और 68% लोगों ने जो व्यंजन की संख्या होती है कि आप दाल चावल सब्जी खाते हैं या 2 सब्जी खाते हैं, उसमें कटौती कर दी। दाल चावल खा रहे हैं, कुछ लोग नमक चावल खा रहे हैं, कुछ लोग दाल सब्जी खा रहे हैं, व्यंजन की संख्या में कटौती कर दी 68% लोगों ने। क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस है, रोजगार नहीं है, लोगों के पास जो कैश है, जो इनकम है, जो माली हालत है, वो लगातार बिगड़ती जा रही है। और इसी सर्वेक्षण में ये जाहिर हुआ है कि जो 24% लोग हैं जो इन इलाकों में रह रहे हैं, 5000 परिवारों का सर्वेक्षण है, 24% लोग गांव में एक दूसरे से राशन उधार ले रहे हैं। बाद में राशन वो चुकाएंगे क्योंकि उनके पास का राशन खत्म हो गया है। और इन लोगों के पास जो सरकारी सुविधाएं हैं, चाहे वो PDS हो, चाहे वो बाकी जो अभी सरकार जिस स्कीम्स की बात कर रही है, उन स्कीम्स के जरिए राशन नहीं पहुंचा है, पका हुआ खाना नहीं पहुंचा है। यानी 1/4 लोग ऐसे हैं। साथ ही 12% लोग ऐसे हैं जिनको उस सर्वेक्षण में पता चला कि जिनको फ्री फूड, यानी जो मुफ्त का अनाज है, वो मिल पा रहा है। तो 12% लोग, 100 में 12 लोग हैं। एक और सर्वेक्षण का मैं हवाला देता हूं जिसमें आपको ये तस्वीर क्लियर होगी कि देश में मजदूरों की हालत क्या है। और सरकार, मैं बताऊंगा 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है उस पर भी आऊंगा और उसकी भी चर्चा करूंगा कि जो अभी रियल क्राइसिस है, जो अभी की हालत है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो अलग बात है, अभी के लिए सरकार क्या कर रही है। लेकिन उससे पहले ये सर्वेक्षण सुन लीजिए आप। एक संगठन है स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क, स्वान रोजमर्रा की बेसिस पे, जो अभी लॉकडाउन का ऐलान हुआ है उसके बाद से रोजमर्रा जो SOS कॉल आते हैं, जैसे जहां मजदूर फंसे हुए हैं, जो अपने अपने घर जाना चाहते हैं, ऐसे जो ग्रुप्स है, मजदूरों का जो समूह है, 1531 ऐसे समूहों को ट्रैक करना शुरू किया। और ऐसे समूहों से बातचीत करने के बाद जो डेटा कलेक्ट किया है, उनमें जो लोग शामिल थे, उन मजदूरों की तादाद में, ये आपके संदर्भ के लिए बता रहा हूं, 16,863 लोगों का ये डेटा है। इतने लोगों से स्वान की बातचीत हुई है। और ये डेटा जो रिलीज किया है स्वान ने, ये 26 अप्रैल तक का डेटा है। 26 अप्रैल को जो डेटा दिया, यानी अभी जो ये एक पखवाड़ा गुजरा है उसका डेटा नहीं है। यानी आप 15 ये अप्रैल लास्ट से पहले का मैं आंकड़ा आपको सुना रहा हूं कि क्या हालत थी। और इस हालत में और भी बढ़ोतरी हुई है। मसलन ये रिपोर्ट कहती है, स्वान की रिपोर्ट कहती है कि उस वक्त यानी 26 अप्रैल को 64% मजदूर ऐसे थे जिनकी जेब में उस वक्त 100 रुपए बचे थे। 99% मजदूर ऐसे थे
जिन्होंने ये माना, जो जिनका स्वरोजगार था, मान लीजिए कोई रेड़ी लगाता है, कोई दुकान करता है, कोई ठेला लगाता है, जो इस तरह से कोई पॉलिश करता है, जो इस तरह के लोग हैं जो स्वरोजगार के जरिए अपनी कमाई करते हैं, बड़े शहरों में हैं, और प्रवासी हैं जो उन शहर से ताल्लुक नहीं रखते हैं। इनमें से 99% ऐसे लोग जो स्वरोजगार में जुड़े हुए थे, उनका मानना था कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उन्होंने एक दिन भी कोई कमाई नहीं की है, कोई काम नहीं किया है। तो 100 में से 99 लोगों के पास उस दिन से कोई काम धंधा नहीं है। जाहिर है कि उनके पास जो ये डेटा था कि 64% मजदूरों के पास उस तारीख को 100 रुपए जेब में बच गए थे। हो सकता है उनके बैंक में 2000 हो, 5000 हो, लेकिन वो कभी क्राइसिस के लिए वो इस्तेमाल बाद में बचा के रखे हो, या हो सकता है कि बैंक में पैसे ना भी हो लेकिन जेब में 100 रुपए बचे थे। 50% लोग ऐसे थे, यानी आधे लोग, जिनके पास एक दिन का ही राशन बचा था। और अगर 2 दिन के राशन को जोड़ दे, जिनके पास 2 दिन का राशन बचा है, ऐसे लोग कितने थे, उनमें एक दिन वाले भी शामिल है। 72% लोग ऐसे थे जिनका राशन 2 दिनों में खत्म हो जाना था। 82% लोग ऐसे जिन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो राशन का ऐलान किया गया है कि हम आपको राशन पहुंचाएंगे, आप अपने अपने शहरों में रहिए। लॉकडाउन के ऐलान के बाद जो तुषार मेहता ने 31 मार्च को जो सरकार के पास ये सुप्रीम कोर्ट में जो दावेदारी पेश की कि कोई भी मजदूर रोड पे नहीं है, सड़क पे नहीं है, सब अपने अपने या तो घर पहुंच चुके हैं या राहत शिविर में, या उनको अब उसी शहर में रहने के लिए कन्विंस कर लिया गया और उनको सरकार राशन मुहैया करा रही है, सुविधाएं मुहैया करा रही है। लेकिन रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट के मुताबिक 82% ऐसे मजदूर थे जिन्होंने कहा कि सरकारी राशन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाई है। 68% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो पका हुआ खाना पहुंचाने की बात कही जा रही है, 68% लोगों के पास वो खाना नहीं पहुंचा है। 46% लोगों ने कहा कि फोन करके बताया कि उनका खाना और पैसा खत्म हो रहा है, आप लोग हमारी मदद कीजिए प्लीज। ऐसे लोग बाकी लोगों को कॉल करके मदद मांग रहे थे। 46% लोग। 6% लोग, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का आपको वो भाषण याद होगा जिसमें उन्होंने ये अपील की थी, कोई नियम नहीं बनाया था कि जो भी लोग जो उद्योगपति है या छोटे कारोबारी हैं या जो ऐसे घरों में बंद है, उनके घरों में जो डोमेस्टिक हेल्प आती हैं, जो रोजमर्रा की काम करने वाले जो लोग आते हैं, उनकी आप तनख्वाह मत काटिए, उनको तनख्वाह दीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने अपील करके अपना काम खत्म मान लिया। लेकिन हो क्या रहा है, जमीन पे क्या हो रहा है? 6% लोगों ने ही माना, मात्र 100 में से 6 लोग, कि उनको लॉकडाउन के बाद से अब तक फुल पेमेंट मिला है। यानी जहां पर वो काम कर रहे हैं उस कंपनी ने, या फिर जिन घरों में काम कर रहे हैं उन घर वालों ने 100 में से 6 लोगों को ही पूरा भुगतान किया। अब जो आधा भुगतान वाले को आप भूल जाइए। 78%, 78% लोगों ने कहा कि उन लोगों को एक भी रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। यानी लॉकडाउन शुरू, उनकी आमदनी खत्म। जहां नौकरी कर रहे हैं कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि कंपनी के पास भी जो छोटे मझोले कारोबार हैं वहां कंपनी का भी घाटे में है, कंपनियों के पास काम नहीं है। जो लोग हैं उनमें कई सारे लोग स्ट्रेस में हैं। मध्यवर्ग की आप स्थिति जानते हैं, मध्यवर्ग बहुत आराम तलब वाले पोजीशन में उनको गिना जाता है, काउंट किया जाता है। तो मध्यवर्ग क्राइसिस को लेकर बहुत जल्दी पैनिक होने वाला तबका माना जाता है। कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स का ये दावा है। तो ऐसे लोगों के घर में काम करने वाले लोगों में से जो टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो 78% लोगों ने कहा कि उनका कोई भुगतान ही नहीं हुआ है, जीरो भुगतान। इन तमाम जो मैं आपको तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, इसमें आपको ये इस सब के बीच में अगर सरकार की दावेदारी देखें तो लगेगा कि ये सब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सब लोग खुशी अमन चैन से जी रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया। उस पैकेज को लेकर अब बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसमें कैसे वो कंप्लीट कोई पैकेज नहीं है, उसमें टीडीएस छूट को भी पैकेज में काउंट कर लिया गया है, इनकम टैक्स को भी पैकेज में काउंट कर लिया गया है। लोन देने को, मान लीजिए मैंने लोन लिया और मैं बाद में लोन चुकता कर रहा हूं, उसको भी पैकेज में काउंट कर लिया गया। तो इन सब के बीच में अगर आप देखेंगे तो जो गरीब मजदूर तबकों के लिए जो लगातार अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट्स वो जो राहत पैकेज की बात कर रहे थे, वो इमीडिएट राहत की बात कर रहे थे। ये जो लॉकडाउन के बाद अभी का जो वक्त है, अभी जो अगला 1 महीना 2 महीने का जो वक्त आएगा, उसमें इन लोगों की कैसे मदद पहुंचाई जाए।
सरकार की जो आप स्कीम्स पे नजर दौड़ाएंगे उसमें लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की संख्या ज्यादा है। मसलन की कोई योजना सरकार ने शुरू की और उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया 1 साल बाद, 2021 में वो पूरा होगा। तो अभी की जो क्राइसिस है, अभी का जो संकट है, उन संकट को लेकर अगर आप नजर दौड़ाएं तो एक सरकार की तरफ से जो एक ऐलान है, वो ऐलान आपको लगेगा कि वो ऐलान फौरी राहत का ऐलान है। और वो ऐलान क्या है कि जो प्रवासी मजदूर है, 8 करोड़ लोगों को चिन्हित किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे 8 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इन लोगों को महीने में 5 किलो अनाज, चावल या गेहूं और 1 किलो चना ये मुहैया कराया जाएगा सरकार की तरफ से। ये एक फौरी राहत है। इसके अलावा जो आगे जो कई तरह की राहत का ऐलान किया गया उसमें मान लीजिए कि पोर्टेबल राशन डिलीवरी सिस्टम की बात कही गई है। उसी तरह वन नेशन वन कार्ड की बात कही गई है। इसके जरिए जो कहीं भी आप हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूर है, आपका राशन कार्ड मान लीजिए बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है और आप दिल्ली में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, तो आप उस राशन कार्ड की बदौलत वहां पर जो पीडीएस सिस्टम के जरिए आप राशन ले सकते हैं। लेकिन जो नेशन वन राशन कार्ड का मामला है, क्या ये अब जाके जो राहत पैकेज के तौर पर सरकार दिखा रही है, जता रही है, क्या ये वाकई राहत पैकेज है या सरकार की विफलता है? आपको याद होगा कि जो केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं श्री रामविलास पासवान, उन्होंने पिछले साल जुलाई 2019 में इस योजना का ऐलान किया था और योजना के ऐलान के वक्त सरकार ने ये लक्ष्य रखा था कि जून 2020 में, यानी ये जो जून आने वाला है, ये मई के बाद, इस योजना को पूरे देश में अंजाम दे दिया जाएगा, ये योजना लागू हो जाएगी। अब जून आ रहा है, योजना अब तक कंप्लीट तरीके से लागू नहीं हुई। ये जो मोदी सरकार बार बार मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात कर रही है, उसको तो अब तक लागू कर देना चाहिए। तो कोरोना वायरस से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी सरकार क्या कह रही है? राहत पैकेज के ऐलान के वक्त सरकार, वित्त मंत्री ये दावा कर रही हैं कि अब देश के 83% जो लोग हैं, जो पीडीएस से जुड़े हुए लोग हैं, 23 राज्यों के 83% लोगों को अगस्त 2020 तक इसका फायदा मिलेगा। अगस्त, आप जो जून का लक्ष्य था उसको भूल जाइए, जो सरकार को डिलीवर करना था कोरोना वायरस क्राइसिस से पहले। और उसके बाद 100% लोगों को कब तक ये राहत मिलेगी? मार्च 2021 तक। तो जो क्राइसिस की बात कही जा रही है, अभी कह रही है सरकार की जहां है वहीं रहिए, और दूसरी तरफ कह रही है कि मार्च 2021 तक आपको वन नेशन वन राशन का फायदा मिल पाएगा कंप्लीट तरीके से 100%। तो ये जो आपका जो आप लक्ष्य बना रहे थे कि हम जून में लागू कर देंगे, तो उसको आप मान लीजिए सरकार ने थोड़ी बहुत कोताही बरती होगी शुरुआत में, गवर्नेंस के लेवल पे, नीचे के स्तर पे। मान लीजिए ऊपर में मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, एकदम एग्जीक्यूट करने के मूड में है, लेकिन उसके बावजूद ये जो लॉकडाउन का आपने ऐलान किया, उससे पहले अगर लॉकडाउन के ऐलान से लेकर अब तक का हम वक्त देखें, जब से जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ तब से ही हम काउंट करना शुरू करें, तब भी तो आप लगभग 2 महीने होने को आए हैं। इन 2 महीनों के दौरान में ये जो योजना है, इस योजना को लागू करने के लिए जो इतने बड़े मुल्क में आप जानते हैं कि करोड़ों लोगों के मजदूर का डेटा आपके पास था, आपको मालूम था कि इसका स्केल क्या होगा। और 8 करोड़ लोगों को जिनको आप जो सहायता देने की बात अभी कर रहे हैं, और फिर पीडीएस के जरिए जो लोग जुड़े हुए हैं 83% लोग, 67 करोड़ लोगों की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनको 2 महीने के दौरान इस योजना को लागू करने के लिए आपने युद्ध स्तर, जिसका जिक्र बार बार सरकार जिस शब्द का करती रहती है, उस पर काम क्यों नहीं किया? अब तक तो ये लागू हो जाना चाहिए था। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो जो योजनाएं बनाई गई, जो चाहे वो लोन का मामला हो, जो जिसको बाद में जिसको लोन मिला है उसको उसकी भरपाई भी करनी है, तो ये एक तरह से जो बजट जिस तरह सरकार पेश करती है, अभी जो कोरोना वायरस के बाद सरकार के ऐलान है, वो बजट एलोकेशन ज्यादा लगता है। ये लग नहीं रहा है कि रिलीफ पैकेज सरकार कोई बांट रही है। रिलीफ पैकेज में फौरी तौर पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात आती है और तुरंत असिस्टेंस की बात आती है, आमतौर पे लोगों की उम्मीद ये रहती है। अभी का जो सरकार का पूरा एलोकेशन है वो बजट की तर्ज पे है। मसलन सरकार ने ये कहा है कि 2 करोड़ किसानों और मछुआरों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट मुहैया कराई जाएगी। अब आप काउंट कीजिए, 2.5 करोड़ लोग, 2 लाख करोड़ का क्रेडिट,
यानी लाख रुपए से कम की क्रेडिट का ऐलान। क्रेडिट मतलब कर्ज, क्रेडिट मतलब ये नहीं कि उसको कोई पैकेज दे दिया गया। और इसको भी जो टारगेट रखा गया वो कोई इस महीने में बांट नहीं दिया जाएगा, उसके लिए भी समय निर्धारित की गई है, अगले महीने, उसके अगले महीने, अगले साल। इसी तरह जो स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी पटरी लगाने वालों की, जिसकी बात प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे थे, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़, यानी एक व्यक्ति पर अगर इसको हम भाग दें तो लगभग 10,000 रुपए का आंकड़ा बैठता है। 10,000 रुपए का लोन, कर्ज, जो कर्ज उसको बाद में भरपाई भी करनी पड़ेगी, 10,000 करोड़ का लोन। उसी तरह मुद्रा लोन में अगर आप जो सबसे शिशु मुद्रा लोन होता है उसका आप डेटा देख लें तो कहीं पर 5,000, कहीं पर 4,000, कहीं पर 1,000 रुपए भी बैठता है। सरकार की जो स्कीम है उसमें लोन भी 1,000 रुपए का भी दिया जा रहा है। तो 1,000 रुपए का लोन लेके इस दौर में 2,000 रुपए का लोन लेके कोई क्या कर लेगा? मान लीजिए मैं आपको 2,000 रुपए का लोन दे दूं, कर्ज दे दूं, उससे आप क्या कर लेंगे? 2,000 रुपए का तो फाइनेंशियल असिस्टेंस की लोग उम्मीद करते हैं। तो पूरा जो मामला था, अर्थशास्त्री कह रहे थे कि आप फौरन अभी जो रियल क्राइसिस आज की तारीख में दिख रही है उसको आप शॉर्ट आउट कीजिए, उसको आप दूर कीजिए। सरकार लगातार ये कह रही है कि अभी कोई हम इसको दूर कर रहे हैं, इसको हम फेज मैनर में दूर करेंगे। मैं ये मानता हूं कि सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि घुमाए और तुरंत फौरन सारी चीजों का समाधान हो जाए, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रही है कि जो क्राइसिस है वो क्राइसिस है। सरकार बार बार ये इस तरह के दावे कर रही है कि जैसे असंवेदनशील तरीके से दावे कर रही है कि सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा। भूखे मर रहे हैं, रोज रिपोर्ट आ रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये दावा कर रही है कि जो लोग बेसब्र हो रहे हैं, जो अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, वही लोग पैदल जा रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों को तक पहुंच नहीं पा रही है, ऐसे लोग पैदल जो दिख रहे हैं लोग, उनको फैसिलिटेट नहीं कर पा रही है। कुछ जिलों में तो यहां तक हो गया है, नोटिस निकला है डीएम का कि जो लोग जिन मोहल्लों से, जिन सड़कों से मजदूर गुजर रहे थे, तो जो घरों में रहने वाले लोग हैं, जो उस शहर के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ऐसे मजदूरों को बुला के जो राशन पानी दिया, मुहैया कराया, उन घर में रहने वाले लोगों को डीएम ने, जिला प्रशासन ने ऐसा ना करने का निर्देश दिया है कि, और यह शब्द लिखा है उस नोटिस में कि आप लोग जो लुभा के मजदूरों को बुला के, लुभा के जो मजदूरों को बुलाते हैं और जो राशन पानी देते हैं, इससे कोरोना और फैल जाएगा। अगर लोग बुला के राशन पानी नहीं दे रहा है तो सरकार क्यों नहीं दे रही है? सरकार एक तरफ कर रही है, कह रही है, दावा कर रही है कि हमने सब कुछ कर दिया, जो लोग जा रहे हैं अपनी मर्जी से जा रहे हैं, हम बल प्रयोग नहीं करेंगे। पीटने के लिए बल प्रयोग कर रही है सरकार, जो सुविधा देने की बात होती है वहां पर बल प्रयोग नहीं करने की बात कर रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, जिससे मान लीजिए जब सरकार कहीं पर लोगों को असफल दिखती है तो लोग एक उम्मीद के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस तरह का स्टेटमेंट जारी करता है कि ये राज्यों का विषय है और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हमारे यहाँ अर्जी मत लगाइए। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए नामुमकिन है कि वो मजदूरों को मॉनिटर करे। सुप्रीम कोर्ट कैसे किसी को सड़कों पर चलने से रोक सकता है? इस तरह लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट दो नोशन निकल के आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो नागरिक स्वतंत्रता है कि कौन सड़कों पे निकल रहा है, कौन नहीं निकल रहा है, उसके पक्ष में है कि यानी नागरिक स्वतंत्रता के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रतिबद्ध है कि जिसको निकलना है निकलो, जिसको ना निकलना है ना निकलो। यानी ये जो एनडीएमए एक्ट लगा हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट के इस नोशन से अगर मिला के देखे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट बेपरवाह है। आपको कुछ महीने पहले की वो घटना याद होगी जब महबूबा मुफ्ती पर पीएसए लगाया गया था और नजरबंद किया गया था, और महबूबा मुफ्ती की बेटी ने, जब इल्तिजा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन जो सीजेआई थे रंजन गोगोई, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि आपको बाहर क्यों निकलना है, श्रीनगर में तो मौसम ठंडा है। उस समय जब कोई व्यक्ति बाहर निकलने की बात याचिका दायर करके कह रहा था कि आप ऐसे नजरबंद नहीं कर सकते, आप बाहर निकलने दीजिए, नागरिक स्वतंत्रता का हनन है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि बाहर ठंड है इसलिए आप बाहर ना निकले। अभी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वो किसी को कैसे बाहर निकलने से रोक सकता है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिख रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये चिंताजनक है। और इसी बीच आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो बहुत जनहित के मामले हैं, व्यापक मामले हैं, उन्हीं मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। अभी जो मजदूरों का इशू है वो लगता है कि उस एम्बिट में फिट नहीं बैठता, लेकिन कुछ दिन पहले, इस पिछले हफ्ते
माननीय श्री अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के एंकर हैं और पत्रकार हैं, उन्होंने उनको जब मुंबई में पुलिस ने बुला के पूछताछ की थी इस पूरे मामले पर एफआईआर पे, अर्नब गोस्वामी ने हाई कोर्ट को बाईपास करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर ली। यानी एक व्यक्ति का मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि हम इस तरह के मामले को एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट की नजर में बड़ा मामला दिखा और सुप्रीम कोर्ट में उसने इशारा भी किया कि आप हाईकोर्ट की तरफ जाइए, लेकिन मामले की सुनवाई की। मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जिला प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट निर्देश नहीं दे सकता। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी बातचीत, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि मजदूरों का अभी क्राइसिस क्या है, कितने मजदूरों की जान गई है, सरकार किस तरह मजदूरों के इस क्राइसिस से आंख मूंदे नजर आ रही है और लगातार ये क्लेम कर रही है कि सब कुछ बहुत ठीक है। जो सरकार की तरफ से असिस्टेंस पैकेज का ऐलान किया गया है वो किस तरह अभी जो फौरी राहत लोगों को मिलना चाहिए वो उस फौरी राहत को पूरा करने में लग रहा है कि अभी 1 महीने 2 महीने का जो टारगेट होना चाहिए उसकी बजाय लॉन्ग टर्म मिड टर्म जो प्लानिंग है उस पर सरकार का ज्यादा जोर है कि 3 महीने जो इकोनॉमी को ठीक करने की बात होती है। इकोनॉमी ठीक करना एक बात है और जो रियल क्राइसिस को दूर करना, फौरी क्राइसिस को दूर करना एक अलग बात होती है। सरकार उसमें मुब्तला है और जो सुप्रीम कोर्ट जो आखिरी ठिकाना लगता है नागरिकों के लिए, उसकी तरफ से एक अलग ही तरह का स्टेटमेंट, अलग ही तरह का जेस्चर देखने को मिल रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा और एशिया विल हिंदी के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वेबसाइट है, उसको देखिए, पढ़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आखिर में एक बात की, लॉकडाउन के दौरान आप क्या कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ वीडियो रिकॉर्ड करके हमें 1 मिनट के ड्यूरेशन का भेजिए। हम एशिया विल हिंदी के प्लेटफॉर्म पे उसे जगह देंगे। आपको मैं एक व्हाट्सएप नंबर बताने वाला हूं, उसी नंबर पर आपको वीडियो फॉरवर्ड करना है, भेजना है। नंबर है 9003074655। नमस्कार।